अपने बीच आज स्वागत करते हैं नीलकंठ कुमार जी का। सर, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आप अपना विषय हमारे प्रतिभागियों के बीच रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार कोयल जी, आलोक जी और गरिमा जी, आप सबके प्रति। और दोपहर के भोजन के पश्चात, हालांकि हम नहीं जानते हैं कि आपने भोजन किया है या नहीं किया है, पर 2 बजे के बाद आमतौर पर मान लिया जाता है कि दोपहर का भोजन हो गया होगा। अमरकांत की कहानी भी है दोपहर का भोजन। तो दोपहर के भोजन के बाद इस सत्र में, जिसमें नींद अपने पूरे सज-धज के साथ तैयार होती है, आप सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत है। और उम्मीद है कि इस लेक्चर को मैं इंटरैक्टिव बना पाऊँ, ताकि आप लोग सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी करें। ज्ञान का क्षेत्र ऐसे भी आप सब जानते हैं लोकतंत्रात्मक होता है, और लोकतंत्र में साझा होना बहुत जरूरी होता है। तो हम सब मिलकर आज इस विषय पर कोशिश करेंगे कि एक निष्कर्ष तक, एक परिणाम तक पहुँचे। हालांकि यह ऐसा विषय है जो मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स में से एक है। सर्वाधिक विमर्श अगर किसी विषय पर मुझे लगता है आधुनिक काल में हुआ होगा, खास करके उत्तर आधुनिकता की घोषणा के बाद, तो साहित्य की स्वायत्तता को लेकर ही ये बात होगी। साहित्य की स्वायत्तता की हम जैसे ही बात करते हैं कि हमारे सामने इसकी निर्भरता की भी बात आ जाती है। स्वायत्तता का मतलब ही होता है किससे स्वायत्त होना है, क्या परतंत्रता की कोई स्थिति है। तो इन चीज़ों को लेकर आज हम विमर्श करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आधुनिक काल में और अभी के समय में जब साहित्य में पुरस्कार की घोषणाएं होती हैं, पुरस्कार वापसी की भी घोषणाएं होती हैं, जब राजसत्ता से इसके संबंध को लेकर निरंतर साहित्यकार सक्रिय हैं, और इसका सिर्फ एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष मौजूद हैं। दर्शन धर्म से इसके संबंध को लेकर भी हम जब तब बातें सुनते रहते हैं। कभी तस्लीमा नसरीन की बात आती है, कभी सलमान रुश्दी की बात आती है, कभी एम.एफ. हुसैन की बात आती है, हर तरह की बातें आती हैं। और किसी एक खाने से वो बात नहीं आती है। मुल्ला और मौलवी भी उसी तरह प्रकट होते हैं, पंडित भाई भी उसी तरह प्रकट होते हैं, और जो पादरी हैं उनको भी प्रकट होने में कोई देर नहीं लगती है। तो एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर बाजार है जिसका अपना दबाव है, राजसत्ता का अपना दबाव है, बाजार और राजसत्ता के साथ साथ धर्म का दबाव है, और इन सब के बीच वैचारिक प्रतिबद्धता और सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध को तो फिर भी आप अलग रख सकते हैं, क्योंकि सौंदर्य बोध के निर्माण में बहुत सारी चीज़ों का उस पर बाद में हो सकता है समय मिले तो हम डिस्कोर्स करें, विमर्श करें। लेकिन विचारधारा को लेकर पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त दबाव रहा, और अलग अलग खेमे से मुक्ति के लिए भी और उसमें शामिल होने के लिए भी लोग सक्रिय रहे हैं। मुक्ति बोध से लेकर के कुमार विकल और तमाम अज्ञेय जैसे कवि लेखक इन खेमों की चर्चा करते रहे हैं, उसकी सफलता और असफलता बोध की घोषणा करते रहे हैं। तो ऐसे समय में इस विषय पर डिस्कोर्स करना, विमर्श करना थोड़ा विवादास्पद है, और इन दो पार्टों के बीच से निकलकर साबूत पहुंच जाना किसी परिणाम पर इतना आसान नहीं होगा। फिर भी मैं आज प्रयास करूंगा कि जो हमारी एक परंपरा रही है, उस परंपरा का उल्लेख करते हुए मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊं।
सबसे पहला सवाल यह है कि इस विमर्श का प्रारंभ कब, कैसे और कहां से है, केंद्र क्या है। तो आप आधुनिक काल में मोटे तौर पर जब उत्तर आधुनिकता ने उस दौर में इतिहास के अंत की घोषणा होती है, विचारधारा के अंत की बात होती है, सब कुछ को एक टेक्स्ट की तरह देखने की बात की जाने लगती है, तो सबसे पहला जोल्ट, सबसे पहला धक्का जिन पर पड़ता है वो मार्क्सवाद के विचारक लोग हैं। उनकी सारी की सारी प्रतिबद्धता खंडित होती हुई नजर आती है। विचारधारा जिसको लेकर के तमाम लेखक, साहित्यकार अलग अलग संगठन में मौजूद थे, उन्हें भी लगने लगा कि इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत अगर सचमुच में ये चला और साहित्य की साहित्यिकता की बात सबसे ऊपर हो गई, सबसे प्रबल हो गया, साहित्य का दायरा इतना विस्तृत हो गया कि उसमें दर्शन भी आ जाए, उसमें समाज सोशियोलॉजी भी आ जाए, और इवन आप यूं कहिए कि एक ऐसा दौर चला जिसमें हर डिसिप्लिन की चीज को लिटरेचर कहा जाने लगा। सोशियोलॉजी का लिटरेचर, फिलॉसफी का लिटरेचर, और आप तो जानते हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र के लोग हैं आज भी शोध की प्रक्रिया में लिटरेचर रिव्यू करते हैं, चाहे किसी विषय का हो। तो नामवर जी ने अपने एक लेख में इसके मूल का उल्लेख करते हुए कहा कि फ्रांस के विद्वान एक थे सोस्यूर, जो बगैर पहचान पाए ही इस दुनिया से चले गए, और बाद में उनके विद्यार्थियों ने उनके नोट को प्रकाशित किया, और जब नोट को प्रकाशित किया तो वो एक तरह से बीज बिंदु तैयार हुआ जिसके आधार पर, चाहे आप दरिदा कहें या उससे आगे कहें, धीरे 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 वो फला फूला और इस रूप में हमारे सामने आ गया कि साहित्य की व्यापकता की बात की जाने लगी। अब इसके दो पक्ष हैं। जब साहित्य, आप ये कहते हैं कि सब कुछ साहित्य है, जो भी लिखा गया वो साहित्य है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत प्रसन्न होने की ये बात हो सकती है कि भाई साहित्य का दायरा विस्तृत हो गया। कुछ लोगों के लिए शोक मनाने की भी बात हो सकती है कि अगर साहित्य का अपना कुछ नहीं है, साहित्य बाकी सब में है, साहित्य एक डिसिप्लिन के रूप में कुछ नहीं है, तो फिर ये एक चिंता का विषय है। तो अब जो ये स्थिति पैदा हुई, इस स्थिति के पैदा होने के साथ ही साहित्य की साहित्यिकता, उसकी स्वायत्तता, और पूंजीवादी जमाने में मार्क्स पहले ही इसकी चर्चा कर चुके थे कि बाजार के जमाने में, पूंजी के जमाने में वैसे ही साहित्यकार बाजार पर निर्भर हो जाता है। लाभ और पूंजी कमाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह एलिनेशन का शिकार होता है, और एलिनेशन के शिकार होने के साथ साथ उसकी अपनी मर्जी नहीं रह जाती है, बाजार की मर्जी चलती है। अब पूंजीवाद की खासियत बताते हुए ये भी कहते हैं कि पूंजीवाद के जमाने में आपको उद्यमों की स्वतंत्रता है, लेकिन उद्यमों में नहीं। एक बार आपने जिस उद्यम को स्वीकार कर लिया, उसमें उसके स्वरूप का निर्धारण, उसके आगे बढ़ने का निर्धारण, उसके प्रोडक्शन का निर्धारण, सब कुछ अगर कोई करेगा तो वो मार्केट होगा। तो संभव हो तो मैं आपके सामने उनका एक कोटेशन पढ़ दूं तो शायद बेहतर होगा। कोटेशन निकालने में हो सकता है मुझे थोड़ा समय लगे, तो जब जब मैं कोटेशन निकालूं तो थोड़ा सा धैर्य धारण करें आप। वो कहते हैं, पूरा कोटेशन उनका पढ़ रहा हूं मैं, कि एक ही प्रकार का श्रम लक्ष्य की भिन्नता के अनुसार कभी उत्पादक श्रम होता है और कभी अनुत्पादक। उदाहरण के लिए मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखा तो उसका श्रम अनुत्पादक था,
लेकिन उस समय जो लेखक प्रकाशकों के लिए बड़े पैमाने पर किताबें पैदा कर रहे थे, उनका श्रम उत्पादक था। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट वैसे ही लिखा जैसे रेशम का कीड़ा रेशम पैदा करता है। वह उसके स्वभाव की सहज क्रिया थी। बाद में उसे उसने 5 पाउंड में बेचा, लेकिन साहित्य के वे सरबराह जो अपने प्रकाशक के निर्देशन पर थोक भाव से बिकाऊ माल के रूप में किताबें पैदा करते हैं, वे उत्पादक श्रमिक हैं, क्योंकि उनकी उत्पादन प्रक्रिया पूंजी से नियंत्रित होती है और अंततः पूंजी को बढ़ाने में सहायक होती है। एक गायक जब खुद गाकर कुछ कमाता है तो उसका श्रम अनुत्पादक है, लेकिन वही जब किसी व्यावसायिक संस्था या व्यक्ति के निर्देश पर बाजार के लिए गाता है, तब उत्पादक श्रमिक बन जाता है। अब ये डिस्कोर्स प्रतिबद्धता के साथ साथ साहित्य की स्वायत्तता, स्वतंत्रता की बात मार्क्स के यहाँ भी मिलती है, लेकिन वो उसको अलग तरीके से लेते हैं। इसलिए प्रतिबद्धता के साथ साथ स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात बन जा रही थी। अब जब ऐसी स्थिति तैयार हुई तो दोनों खेमों से, दोनों तरफों से अपने अपने तर्क दिए गए। अशोक वाजपेयी जैसे लोगों ने भी अपनी बात कही, निर्मल वर्मा जैसे लोगों ने भी अपनी बात कही, विजय देव नारायण शाही जैसे लोगों ने भी बात कही। वो सारे कोटेशन मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ, थोड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया हूँ उन कोटेशंस को। तो अगर मुझे लगेगा कि उपयुक्त समय है हमारे पास, तो मैं उन सारे कोटेशंस को भी आपके समक्ष रखूंगा प्रामाणिकता के लिहाज से। तो इन सारे विद्वानों ने, विजय देव नारायण शाही जी ने भी अपनी बात कही है, और ये सब साहित्य की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, इन सारी चीजों को लेकर उसके पक्ष में मौजूद रहते हैं। नामवर जी ने, मैनेजर पांडे ने, और भी मुक्तिबोध ने, सब ने समय समय पर अपनी बात इस संदर्भ में, लेखकीय स्वतंत्रता और स्वायत्तता के संदर्भ में की है। लेकिन नामवर जी उसी अपने लेख में एक मजेदार बिंदु उठाते हैं, और उस मजेदार बिंदु से आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि वो कहते हैं कि देखिए, जिस निष्कर्ष तक पहुंचने में 1100-1200 साल लगा दिए पश्चिम के लोगों ने, तो वो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पहले ही हो गया था। और वो इसके लिए भारतीय काव्य शास्त्र में पहुंचते हैं मम्मट के यहाँ, और मम्मट के यहाँ पहुंचकर वो एक उदाहरण देते हैं, और वो कहते हैं कि अनन्य परतंत्र करके वो एक श्लोक है जिसमें वो जिसका उल्लेख करते हुए नामवर जी कहते हैं कि साहित्यकार अपनी दुनिया में किसी पर आश्रित नहीं होता है, अन्यों पर। मतलब कि उसकी अपनी दुनिया होती है, और उस अपनी दुनिया में वह रचने के लिए स्वतंत्र होता है, स्वायत्त होता है। ऐसी ही बात आप थोड़ा आनंदवर्धन के यहाँ जाएं तो आप सब इस श्लोक से संभवतः वाकिफ होंगे कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथा समय रोचते विश्वम तदैव विपर्यते। मतलब यह है कि इस अपार दुनिया में जो काव्य संसार है, इसका प्रजापति कोई है तो वो लेखक है, रचनाकार है, और उसे जैसा उपयुक्त लगता है वैसा वह इस दुनिया को परिवर्तित कर डालता है। मतलब अपनी दुनिया का प्रजापति ब्रह्मा वही है, वही सृजन करता है, वही निर्मित करता है। यही नहीं, कुछ लोगों, एक तो बहुत मशहूर है पश्य देवस्य काव्यम, मतलब कि इस पूरी धरती को ही उन्होंने देवता का काव्य कह दिया। ये धरती जो है, देखिए, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, सदा हरित रहती है, नवीन रहती है, ना उसमें बोलते हैं ना मरती है ना खत्म होती है। तो इस धरती को ही उन्होंने देव का काव्य के रूप में। और यही नहीं, आप सबने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हुए यह देखा होगा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सारी एक परंपरा, अगर आपको ध्यान, आप सब तो विद्वान लोग हैं, सब लोग वाकिफ हैं इससे, कि
पूरी एक परंपरा है जहां अलंकार, रस, ध्वनि, इन सारे शास्त्रों से होते हुए आप आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब कि केंद्र में साहित्य की साहित्यिकता है, जिसको कि नामवर जी कहते हैं कि बेसिकली भारतीय काव्य शास्त्र शुद्ध कविता का शास्त्र है वो। और शुद्ध कविता के शास्त्र से मुझे ध्यान आ रहा है, दिनकर जी की एक किताब है शुद्ध कविता की खोज में, रामधारी सिंह दिनकर की। तो थोड़ा अवान्तर हो जा रहा है, लेकिन अब ध्यान आया तो उसकी चर्चा कर दूं कि शुद्ध कविता की खोज पर चर्चा करते हुए दिनकर जी उषा कविता का उदाहरण देते हैं, जो मशहूर शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, प्रात नभ था बहुत गीला, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, और तमाम उदाहरण, लाल केसर कैसे सिल पर पीसे जाने का दृश्य है। तो कैसे कैसे उस प्रातः काल में पूरे रंग में परिवर्तन होता है, उस रंग परिवर्तन का घड़ी घड़ी उल्लेख उन्होंने किया है उषा कविता में। और दिनकर जी शुद्ध कविता के रूप में उसका उल्लेख करते हैं। नामवर जी की बात को याद करें तो भारतीय काव्य शास्त्र शुद्ध कविता का ही शास्त्र कहेंगे, और इसको कोई एक्सटेंड करना चाहे तो रीति काल तक चाहे तो लेकर चला जाए, क्योंकि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य के बारे में आप सब परिचित हैं, और कैसे शास्त्रीय दृष्टि से वो साहित्य रचना वहां हो रही थी वो भी आप जानते हैं। तो अब दिनकर जी जिसको शुद्ध कविता कहते हैं, अब उस शुद्ध कविता को अगर आप थोड़ा डिकोड कीजिए, आप जरा उसकी व्याख्या कीजिए, उसके रेसे रेसे को अलग कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि प्रात नभ था बहुत नीला, इसमें भी जो उदाहरण लिए गए हैं, चाहे लिपा हुआ चौका हो, चाहे सिल हो, चाहे केसर को पीसने की बात हो, ये सब दैनिक जीवन से लिए गए बिंब है, घरेलू बिंब हैं ये कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं। तो जिसे आप शुद्ध कविता दिनकर जी कह रहे हैं या कहते हैं, वो भी शुद्ध कविता नहीं है। तो जो अभी मैं भारतीय काव्य शास्त्र का उदाहरण दे रहा था और उसकी बात आप लोगों से कह रहा था कि नामवर जी शुद्ध कविता का शास्त्र कहते हैं, और साहित्य की साहित्यिकता पर वहां बल है। साहित्य की सामाजिकता, उसके दर्शन या कि उसकी वैचारिकता को लेकर उस तरह का डिस्कोर्स नहीं है जिस तरह का डिस्कोर्स साहित्य की साहित्यिकता को लेकर है। और इसी को वो जोड़ देते हैं, जो फ्रांस में से शुरू से मूवमेंट चला और उत्तर आधुनिकता तक आया, वो कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है, ये कौन सी ये नई बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी प्रतिबद्धता कहाँ है, ये हम आप सब जानते हैं। तो वो उस डिस्कोर्स पर आकर रुकते हैं। तो ये जो जिस पर हम लोग जिस टॉपिक पर विमर्श करने जा रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसके केंद्र में आप समझ सकते हैं आज के जमाने में क्या स्थिति है। और वो डिस्कोर्स आज तक चला आ रहा है, मुझे नहीं लगता है उस पर कोई आज तक अंतिम निर्णय हो पाया है। वैसे भी ज्ञान की परंपरा में शायद ही अंतिम निर्णय कोई होता है। ज्ञान के क्षेत्र में आज से नहीं, वैदिक और पौराणिक काल से ही ये परंपरा रही है कि लोग कहते हैं कि एक मूल ग्रंथ की सैकड़ों टीकाएं लिखी जाती थी, एक दो टीका नहीं होती थी, और टीका लिखकर भी लोग मूलभूत विद्वान बनते थे, और किसी ग्रंथ की टीका लिखकर भी अलग विचारधारा का प्रतिपादन करते थे। तो उस तरह की परंपरा हमारी रही है, उस तरह का ट्रेडिशन रहा है। इसलिए मैं किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की बात किसी से नहीं कर रहा। हाँ, मुझे जो उचित लगता है मैं अंत में अपनी वो बात आप सबसे अलग अलग विचारधारा और वैचारिकों के हवाले से जरूर करूंगा। तो पहली बात तो आपके समक्ष मैं ये रख देना चाह रहा था कि किस तरह से ये दोनों दृष्टिकोण हमारे समक्ष मौजूद हैं। अब आ जाइए आप आधुनिक काल में। आधुनिक काल में भारतेंदु युग से थोड़ा आप आगे बढ़ें
तो आप जानते हैं कि साहित्य को लेकर दर्पणवादी दृष्टिकोण किस तरह से हावी रहा। दर्पणवादी जब मैं कह रहा हूं तो मशहूर वक्तव्य है, साहित्य समाज का दर्पण है ना। और दर्पणवादी दृष्टिकोण ही नहीं, जनता की चित्तवृत्तियों के संचित ज्ञान राशि का संचित कोष, जनता की चित्तवृत्तियों के प्रतिबिंब के रूप में उसको देखने की बात, जब जब जनता के हृदय में जैसे जैसे जो बदलाव हुआ, साहित्य को उससे जोड़ने की बात। कहने का मतलब साहित्य की सामाजिकता के प्रबल पैरोकारों का समय रहा, मार्क्सवाद के बाद भी और मार्क्सवाद से पहले भी। ऐसा नहीं है कि मार्क्सवाद से पहले वो स्थिति नहीं थी। साहित्य की, मेरा भी अपना मानना है कि साहित्य की सामाजिकता और असामाजिकता को लेकर कोई डिस्कोर्स नहीं है। साहित्य अनिवार्य रूप से समाज से जुड़ा होता है, विचारधारा से भी आप कह सकते हैं उसका जुड़ाव रहा है, एंशिएंट टाइम से राजनीति से भी उसका जुड़ाव रहा है। कोई भी आप ग्रंथ उठा के देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, किसी एक की बात तो छोड़िए। तो चाणक्य के समय से लेकर और चंद्रगुप्त के समय से लेकर जो भी नाटक और जिनकी रचना हुई, आप उनको उठाकर संस्कृत से हिंदी तक देखिए तो आपको बात। तो डिस्कोर्स इससे नहीं है कि साहित्य की सामाजिकता और साहित्य की असामाजिकता, ये तो क्लियर है कि साहित्य समाज से परे नहीं हो सकता, इसी समाज की उपज है। तो एक साहित्यकार न चाहते हुए भी समाज से जुड़ेगा, न चाहते हुए भी वैसी कई चीजों से जुड़ेगा जिससे वो भागना भी चाहे। तो इसको लेकर कोई डिस्कोर्स नहीं है। डिस्कोर्स ये है कि साहित्य और साहित्यकार का संबंध राजनीति, विचारधारा, धर्म, इनसे किस रूप में होता है, इसकी सूक्ष्मता पर विचार करना हमारा उद्देश्य है। स्वरूप क्या है, किस हद तक स्वायत्तता है और किस हद तक सामाजिकता की बात, तो हम इसके स्वरूप पर विमर्श करेंगे मुख्य रूप से। अब मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के लोगों का कुछ कोटेशन रख रहा हूं, तो इससे थोड़ी बात और भी प्रारंभ करता हूं निर्मल वर्मा के विचार से। कहते हैं कि हमारे देश में साहित्य ऐसी संकोचजनक स्थिति में है, एक भीड़ भरे कमरे में घुसने की स्थिति में, जहां उसके लिए कोई जगह नहीं है और उसे या तो धर्म या समाजशास्त्र या हमारी रूढ़ नैतिकता के साथ बारी बारी से उनकी सेवा करते हुए आधी कुर्सी पर बैठना होता है। तो ये निर्मल वर्मा की बात है। इन्हीं की सर नीलकंठ जी, सर आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। ओहो, तो मैं हाँ थोड़ा जी, कंप्यूटर के पास आ जाता हूँ तो जी शायद। सर। जी जी, अब आवाज साफ आ रही है? हाँ ठीक है, अभी अभी गरिमा ठीक है ना? हाँ सर, प्रतिभागी भी बीच बीच में लिख रहे हैं, जी आवाज जी, सबकी बहुत आवाज कम आ रही बहुत है। स्लो है। जी हाँ सर, तो मुझे इतना लगता सुंदर व्याख्यान है तो हम भी थोड़ा जोर से सुनना चाहते। जी सर, मैं या तो फिर ये कर सकता हूँ कि ये कॉर्ड ठीक है लगाकर सर, कान में बोलूं, अगर मेरे ख्याल मेरी से ये ठीक है सर, ये ये ठीक ठीक है, लग रही है। इतने हाँ, पास से अगर मैं बोलूं तो मेरे हाँ ख्याल से सर, ये कुछ तो ठीक है। अंतर आया है सर। हाँ, नहीं ब्रह्मानंद जी तो आप एक बार बताइए सर, आपने चैट बॉक्स में दिया था। ममता जी आप बताएं, जी ठीक है, आवाज आ रही है? हर आप बता दीजिए। हर इंडिविजुअल से पता नहीं लगेगा, नहीं सर, वो चैट बॉक्स में दे देंगे सर, जिन्होंने क्योंकि भी। लोगों के अपने ऑडियो की भी समस्या होती है। जी अगर आप लोगों जी को जी, मेरी आवाज साफ आ रही हो तो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी लोगों को। बस स्लो है सर, मतलब थोड़ी धीमी आ रही है और कुछ नहीं, पहले से बेहतर है सर। जी, आप पहले से कंटिन्यू कीजिए सर। जी बेहतर है तो चलिए, मुझे अगर आप 1 मिनट का समय दें तो फिर मैं वो कान में लगाने वाला वो रेडियो जॉकी वगैरह जो लगाते हैं वो लगा लूं तो आवाज और साफ हो जाएगी। या मैं कंटिन्यू करूं? आवाज नहीं सर, साफ आ रही है? किसी ने लिखा है, अतुल जी कुमार जी जी। पांडे जी ने, जी रामकिशोर सर, जी ने भी लिखा है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर, जी थैंक यू, सॉरी हमने आपको बीच में नहीं इंटरप्ट नहीं, किया सर। बीच बीच में रसभंग होते रहना चाहिए, तो निरसता दूर होती है। जी जी, तो
दूसरा कोटेशन जो मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं वो विजय देव नारायण शाही का है। शाही जी लिखते हैं, ग्रीस तथा ईरान की कला स्वतंत्रता को ध्यान में रखने के बाद यह परिणाम निकलता है कि कला और साहित्य में कुछ ऐसा तत्व है जो एकाधिकार से कुंठित हो जाता है और साहित्य के स्वरूप, शैली और उसके सांस्कृतिक स्तर के विकास और उत्कर्ष के लिए स्वतंत्र और स्वानुभव का वातावरण बहुत ही अधिक मौजूद है। ये शाही जी लिखते हैं। और शाही जी यही नहीं, शाही जी साहित्य की स्वायत्ता के पैरोकार रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। अब इसके विलग नामवर जी की धारणा देखिए। एक तो निर्मल वर्मा हैं, शाही जी हैं, और भी लोग आपको आगे मिलेंगे, पर अब नामवर जी की धारणा देखिए। नामवर जी लिखते हैं कि समाज और साहित्य का, या आप इसको विचारधारा के रूप में भी ले सकते हैं आगे बढ़ाकर, कैसा संबंध है, उस संबंध का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि समाज से साहित्य का संबंध कुछ कुछ वही है जो धरती से फूल का है। ये बिंब देखिए, फूल धरती से उत्पन्न होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके डाल, पात, पंखड़ी, वर्ण, गंध आदि मिट्टी के हैं, कि उससे मिट्टी की ही सी सोंधी गंध आती है और रंग भी मटमैला होता है। धरती का रूप रस फूल में नया वर्ण गंध उत्पन्न करता है। इसी तरह साहित्य में भी समाज ज्यों का त्यों नहीं झलकता, बल्कि रूपांतरित रूप में अंतर्निहित रहता है। ये नामवर जी की धारणा साहित्य और समाज के संबंध को लेकर है। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि दूसरों के दिए या कि अपने बनाए ढांचे का अतिक्रमण किए बिना सच्ची सृजनात्मकता संभव नहीं है। दूसरी तरफ अगर भारतीय काव्य शास्त्र में आपने देखा कि धारणा, उसमें एक महिम भट्ट नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने लिखा है कि प्रत्यक्ष वस्तु साक्षात संवेद्यमान होकर भी सहृदयों के मन में वैसा चमत्कार नहीं पैदा कर पाती जैसा वही किसी उत्तम कवि की वाणी से उद्भूत होकर चमत्कार का आगान करती है। खैर कोटेशन बहुत है, तो मैं ज्यादा कोटेशन में नहीं जाता हूं। बहुत ज्यादा कोटेशन में जाने पर अपनी बात रह जाएगी। तो इस तरह से लोगों ने, मुक्तिबोध ने साहित्य के बारे में अपनी धारणा व्यक्त की है। वो कहते हैं कि भाई साहित्य की अपनी स्वायत्ता होती है, कला की अपनी दुनिया होती है, लेकिन वह बिल्कुल निरपेक्ष नहीं होती है। उसका आधार होता है एक, जिस पर वो आगे बढ़ती है। शुक्ल जी तो खैर जिस तरह के व्यक्ति हैं वो आप जानते ही हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध और बहुत पसंदीदा टर्म है लोक, जिसकी वो बार बार हिंदी साहित्य के इतिहास में बात करते हैं। और लोक ही नहीं, संघर्ष की भी बात करते हैं। उनके आदर्श कवि कौन हैं? तुलसीदास। तो या तो स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल का उनका अपना समय है, उससे संघर्ष का मानदंड गढ़ते हैं वो, या फिर जो उनके पसंदीदा कवि हैं तुलसीदास, उस तुलसीदास उनके लिए वो आदर्श हैं। और वहां से वो लोकमंगल की धारणा भी लेकर आते हैं। आप जानते हैं लोकमंगल की साधनावस्था, सिद्धावस्था, इस पर ज्यादा विमर्श नहीं करूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समझें कि शुक्ल जी भी साहित्य की सामाजिकता के पैरोकार थे, और कबीर के बारे में उनकी धारणा और छायावाद के बारे में जो उनकी धारणा है, अगर आप उठा लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि शुक्ल जी किस तरह से साहित्य को देखते थे, साहित्य, समाज और विचारधारा के संबंध को। बल्कि साफ साफ उन्होंने लिखा है कि एग्जैक्ट तो नहीं, पर मैं वो बात आपसे कह रहा हूं जो शुक्ल जी ने कही है, कि
विचारधारा को अपनाने के कुछ दिन बाद कवि और लेखक इतने वैचारिक हो जाते हैं कि वो कविता लिखना छोड़ विचारधारा ही लिखने लग जाते हैं। तो कविता कहीं पीछे छूट जाती है और वो वाद वाद करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और इस आशय से उनकी एक कविता भी है, शुक्ल जी की कविता में एक वाद की चर्चा आती है। तो खैर, तो शुक्ल जी की कबीर के बारे में जो धारणा थी, छायावाद के बारे में जो धारणा थी, छायावाद को तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे यहाँ साहित्य की जो परंपरा चली आ रही थी, जहाँ की वो ये स्वच्छंदतावाद को लेते हैं, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे जैसे कवि को, और उनको लेते हुए कहते हैं कि छायावाद ने जो एक सहज परंपरा साहित्य की चली आ रही थी, जिससे भारतीय साहित्य विकसित होता, उसको अवरुद्ध कर दिया। और ऐसा कहने के पीछे उनका कारण यही था कि एक तो रहस्यवाद के प्रति जो उनकी धारणा थी, इससे आप सब वाकिफ हैं, और इसी रहस्यवाद और अध्यात्म की धारणा की वजह से कबीर को वो खारिज करते हैं। कबीर को तो साहित्य के क्षेत्र में मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं ये किसी और अखाड़े के पहलवान हैं, उन्हें अपना वहां पर आजमाना चाहिए, साहित्य की दुनिया के में कबीर के लिए कोई वो जगह नहीं पाते। छायावादियों को कहते हैं कि इन्होंने पूरी चली आ रही परंपरा जो भारतीय थी उसको अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, जबकि हम आप सब जानते हैं कि छायावाद, आज अगर हम हिंदी साहित्य में किसी को गोल्डन एरा के रूप में याद करते हैं भक्ति काल के बाद, तो छायावाद ही है। और निराला प्रसाद को किस प्रकार से देखते पढ़ते हैं हम आप सब जानते हैं। तो शुक्ल जी की जो धारणा थी, उस धारणा का क्या परिणाम हुआ वो उससे आप वाकिफ हैं। तो मैं ये सब चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि आधुनिक काल में मार्क्सवाद में आकर जो धारणा बनी वो अचानक बनी हुई धारणा नहीं थी। तो आप इसको भारतीय काव्यशास्त्र से लेकर आज तक एक निरंतरता, पूरी परंपरा को ट्रेस आउट करेंगे तो समझने में सहूलियत होगी चीजों को। अब आधुनिक काल के लोगों की भी धारणा आपने देख ली, उत्तर आधुनिकता के लोगों के बारे में भी देख लिया, तो सवाल ये उठता है कि आखिर साहित्य का समाज से संबंध क्या है, साहित्य का विचारधारा से संबंध क्या है, साहित्य का धर्म से क्या संबंध है। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि उषा कविता के संदर्भ में भी ये बात हुई। आप चाहिए तो छायावादी कविता उठा लीजिए, स्वाधीनता आंदोलन के समय लिखी गई तमाम कविताएं उठा लीजिए, आप भक्तिकालीन कविताएं उठा लीजिए। भक्तिकाल की जितनी कविताएं हैं वो अपने समाज को गहरे रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। और भक्तिकाल की उपलब्धियों में से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तो बताने वाले यही बताते हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने भक्ति आंदोलन और सूरदास के काव्य में लिखा भी है, इस बात का उल्लेख भी किया है कि ये सब के सब अपनी अपनी लोक भाषा के कवि हैं, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीर दास हो, चाहे कोई हो। तो महान साहित्यकार होने का एक मसला ये भी होता है कि कहानी वही होती है, समाज वही होता है, भाषा वही होती है, लेकिन एक संवेदनशील कलाकार, साहित्यकार अपनी संवेदना, अपने अनुभवों को मिलाकर, लोक से जोड़कर एक ऐसी भाषा गढ़ता है जो कि कम्युनिकेबल हो, जो कि लोक तक पहुंचे, संप्रेषित हो। और इस कार्य में जो जितने सफल होते हैं उतने बड़े साहित्यकार होते हैं। और उनकी छाप तुलसी इसलिए है कि तुलसी ने दूसरों का स्टाइल नहीं अपनाया, उसी समय उसी समाज को अभिव्यक्त करते हुए अपना स्टाइल भी उन्होंने बरकरार रखा, मतलब वैयक्तिकता अपनी बनाए रखी। अब देखिए दो पक्ष, कबीर और कुछ लोग कहेंगे कि तुलसीदास व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर थे, जिस व्यवस्था जो चली आ रही व्यवस्था था उसके पक्ष में खड़े होते हैं। दूसरी तरफ कबीर के बारे में लोग यह कह सकते हैं कि वो बनी बनाई परंपरा को तोड़ रहे थे, वो उस पर चोट कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे। तो एक ही समय में दो साहित्यकारों को देखिए कि उसी समय और समाज में पैदा होकर
अपनी अपनी इयत्ता को बरकरार रखता है। कबीर एक, लेकिन ये सब कॉमन क्या है, तो ये सब लोक भाषा के कवि हैं। अब एक ही समय में पैदा हुए साहित्यकारों में कॉमन भी है और इंडिविजुअल भी है। उसी समय की भाषा में, भाषा वही है, उसी लोक से, उसी समाज से ली हुई, लेकिन सबकी अपनी अपनी भाषा भी है, उनके अपने अपने छाप भी हैं। प्रसाद लिखते हैं तो पता चलता है कि ये प्रसाद है, और निराला लिखते हैं तो पता चलता है कि ये निराला है। जबकि छायावादी काव्य भाषा पर जब बच्चे लेख लिखते हैं तो कॉमन प्रवृत्ति बताते चलते हैं, और हमारी समझदारी भी कई बार ऐसी बच जाती है कि एक ही काल के लोगों की प्रवृत्ति सब एक जैसी हो सकती है। एक हद तक होती जरूर है, लेकिन सबकी अपनी अपनी है। अब महादेवी वर्मा, पराधीनता, पराधीन समाज में भी पराधीन होना एक दूसरी बात है। जो तुलसीदास कहते हैं कि कत कत विधिर्ष जय नार्य जगमाही, पराधीन सपनहु सुख नाही। तो अब महादेवी वर्मा को आप देखिए उस लिहाज से, एक तो समाज परतंत्र, उस समाज में भी क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर जो स्थिति होती है वो परतंत्रता, और तीसरी परतंत्रता स्त्री होने की परतंत्रता। तो इस तिहरी परतंत्रता को ध्यान में रखकर जब आप महादेवी वर्मा को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको नभ का कोना भी समझ में आएगा, आंखों के आंसू भी समझ में आएंगे, बादल का प्रतीक और चिराग का प्रतीक भी। तब आप ये नहीं कहेंगे कि वो उनका रहस्य समाज से कोई संबंध नहीं रखता है। जो इस बात को समझता है वो कहेगा कि महादेवी वर्मा गहरे रूप से अपने समाज से जुड़ी हुई थी, और उनके प्रतीक वायवीय नहीं है, कहीं से टपके हुए नहीं है। उन प्रतीकों का गहरा सामाजिक संबंध है, परतंत्र समाज से भी और उनकी अपनी परतंत्रता से भी। तो चाहे आप छायावाद को उठा लें, भक्तिकाल को उठा लें, एक अलग संदर्भ देखना हो तो रीतिकाल को उठा लें। हालांकि रीतिकाल को आप जैसे ही उठाएंगे तो साहित्य का राजसत्ता से संबंध जो है वो आपके समक्ष आ जाएगा। तो मामला सिर्फ इतना स्पष्ट नहीं है, सूक्ष्म है, महीन है। बिहारी दरबार में जाते हैं, दोहा सुनाते हैं और कुछ असरफी पा जाते हैं। अब ये उनकी मजबूरी है या उनका चयन है, इस पर भी विचार करना चाहिए। वहीं उसके आगे पीछे कोई कह रहा है संतन को सीकरी सो कहां का। अब उसी समय सीकरी में बैठने वाले लोग भी मौजूद हैं, उसी समय सीकरी के भी साहित्यकार हैं, और जिनको सीकरी से कोई लेना देना नहीं है वो सीधे सीधे संत को भी संबोधित कर रहे हैं। लोग को भी कबीरदास जब कहते हैं संतों, तो उनके संत कौन हैं, जरा इसको भी देखिए। तो जब आप इतने स्तर को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं तब इनके संबंधों की बारीकी आपके समक्ष आती है, और तब साहित्य, समाज, विचारधारा और धर्म के संबंध को आप गहरे ढंग से देख सकते हैं, किसी एक दृष्टिकोण से नहीं, किसी एक एंगल से नहीं। आप एक क्रिटिकल, थोड़ा मैं पानी पी लूं फिर। देखिए, लोकतांत्रिक जमाने में हम लोग रह रहे हैं, और संविधान का लोकतंत्र अलग होता है, साहित्य का लोकतंत्र अलग होता है। साहित्य के लोकतंत्र का दायरा संविधान के लोकतंत्र से बहुत बड़ा होता है। संविधान से आपको बहुत सारी आजादी नहीं मिल सकती, संविधान में आपको नियमों में, नीतियों में आपको सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो साहित्यकार का दुनिया होता है वो एक
लोकतंत्र की कई सीमाओं का अनुसरण भी करता है और अतिक्रमण भी करता है। साहित्यकार अपने समय को भी रिफ्लेक्ट करता है और उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी जमीन पर खड़ा होकर भविष्य की ओर भी संकेत करता है। तुलसीदास के यहाँ उनकी अपनी व्यथा भी है। मांग के खैबो मस्जिद में सोईबो। क्या उनकी स्थिति होगी कि मांग के खाने और मस्जिद में सोने की बात कर रहे हैं, और वर्णन उस समय का पूरा करते हैं, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तो तुलसीदास अपने समय को भी गहरे ढंग से अभिव्यक्त करते हैं और राम राज्य की परिकल्पना भी अभिव्यक्त करते हैं। राम राज्य की परिकल्पना का उस वास्तविक दुनिया से कितना संबंध है और उसमें तुलसीदास की अपनी कल्पना कितना है, जरा इसको भी देखिए तो आप समझ पाएंगे कि साहित्य और साहित्यकार की भूमिका क्या होती है। साहित्यकार अपने समाज को भी अभिव्यक्त कर रहा है, वह दिशा भी दिखाता है, जो प्रेमचंद जिसकी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ दिशा दिखाने का कार्य वो नहीं करता। अगर सिर्फ दिशा ही दिखाएगा तो फिर मसाल लेकर नारा ही लगाता रहेगा। जर्मन कवि हैं गोइथे, उनका कहना है कि विचारधाराएं सूख जाती हैं लेकिन जीवन का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। रामविलास शर्मा भी लिखते हैं कि दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण वह दृष्टि है जो एक साहित्यकार को चाहिए, जो उसको संवेदनशील बनाती है, मार्मिक बनाती है, जिससे वह उस जीवन को देख पाए और समझ पाए। जब वो दृष्टि ही नहीं होगी तो विचारधारा का क्या करेगा। और कहते हैं कि सिर्फ विचारधारा के आधार पर कोई कलाकार नहीं बन सकता। तो विचारधारा की, सामाजिकता को स्वीकार करने की, इन सब की अपनी सीमाएं हैं। और ये जैसा कि नामवर जी कहते हैं कि जैसे मिट्टी से फूल का संबंध होता है, उस तरह का संबंध होता है कि फूल ना भी चाहे तो मिट्टी की खुशबू, मिट्टी का रस, मिट्टी की ऊर्जा उसमें शामिल होगी। तो ये संभव नहीं है कि कोई समाज से, विचारधारा से बहुत दूर चले जाए। दिक्कत तब होती है जब उसके डेलिब्रेट चयन की बात आती है, जब घोड़े के पट्टे की तरह उसका उपयोग होने लगता है। अब घोड़े के पट्टे की तरह से धूमिल याद आते हैं जब वो कहते हैं कि अगर लिखने और जीने का कोई सही कारण नहीं है तो रामनामी बेचो या दलाली करो, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यही नहीं, वो इस तरह के पूंजीवादी समाज को लेकर भी एक कविता इस संदर्भ में लिखते हैं कि मेरे मन में बहुत भवक उठता है, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन डर लगता है लिखने में, क्योंकि यह जो पूंजीवादी समाज है यह क्रांति तो चाहता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, नियंत्रित रूप से, कंट्रोल्ड रूप से। तो भीष्म साहनी ने भी इसका उल्लेख किया है, कुंवर नारायण ने भी इसका उल्लेख किया है। तो इस दबाव को पूंजीवादी समाज में सब लेखक महसूस करते हैं और इसमें उनके व्यक्तिगत चयन का भी मसला होता है, वैचारिक रूप से जिन चीजों को ग्रहण करते हैं उसका भी मसला होता है, जिस समाज में वो पले बढ़े होते हैं उसका भी मसला होता है। तो इन सारी चीजों के मिलने से और उससे जुड़कर वो साहित्य का सृजन करते हैं, वहां पर वो चीजें दिखाई पड़ती है। और आज के जमाने में तो ये भी कहते हैं कि भाई आपने लिख दिया, अब आप अलग हो जाइए। अब पाठक निर्धारित करेगा, रामचरितमानस पढ़ेगा तो एक महिला किस रूप से देखेगी, एक दलित किस रूप से देखेगा, ये उसका वो निर्धारित करेगा। हम और आप या लेखक निर्धारित नहीं करेंगे, क्योंकि आज के जमाने में जब पब्लिकेशन का जमाना है तो लेखक को कोई सामूहिकता नहीं दिखती। मतलब ये कि आप जब लिख रहे होते हैं
तो आपके समक्ष इस जमाने में कौन होता है, एक लेखक के सामने इस जमाने में कौन होता है। जैसे भक्तिकालीन लोग तो लिखते और गाते थे, कबीर बोलते थे और उनके शिष्यों ने बाद में उसको एकत्रित कर दिया और वो रचना तैयार हो गई। मतलब ये लोगों के बीच ही उनके सामने थे जिन लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, और उसमें लोग जोड़ते भी चलते थे। इसलिए आपको भक्तिकालीन रचनाओं में पाठ विभेद बहुत मिलेगा। शिष्य कुछ भी जोड़ देते थे और रचना फिर कुछ अलग बन जाती थी। तो मूल में और जो अंतिम रूप से उपलब्ध है उसमें बहुत का अंतर हो जाता था कई बार। तो सबके सामने उनको पता था कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं। आज क्या है कि राजेश जोशी किसी एक कमरे में बैठकर लिख रहे हैं और एक पाठक किसी अलग कमरे में बैठकर उसको पढ़ रहा है और डिकोड कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो डिकोड कर रहा है वो अपनी भावनाओं के अनुसार, कोई सामूहिकता नहीं है वहां पर। तो एकल रूप से वो अपनी बात को डिकोड करेगा, और लिखने वाला लिख रहा है जो परसेप्शन, जो विचार उसने बनाए हैं इस जमाने में रहते हुए। तो इन स्तरों पर हम इनको देखते हैं। एक और बात जो अब मेरा ख्याल है समय मैं काफी ले चुका हूं, तो थोड़ा संक्षेप में अपनी एक दो बात कहकर खत्म करूंगा। और पूंजीवादी जमाने के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इससे आप हम सब वाकिफ हैं, इसलिए उसके बारे में कहने का कोई ज्यादा। धर्म के संदर्भ में देखिए, आजकल पुरस्कारों को लेकर भी राजनीति होती है, वो भी साहित्य का एक मसला है, और उसमें साहित्यकार का अपना चयन होता है कि किस मुद्दे पर वो पुरस्कार ग्रहण करे और किस मुद्दे पर पुरस्कार को लौटा दे। और चूंकि ग्रहण करने और लौटाने में कि एक तार्किक निरंतरता नहीं होती है, उसकी परिणति ऐसी नहीं होती है कि आज आपने किसी किसान आंदोलन पर कोई पुरस्कार वापस किया तो क्या पहले कभी कोई किसी और जमाने में कोई किसान आंदोलन हुआ था तो आपने वापस किया था? लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, और तब मसला गंभीर हो जाता है। और ऐसे तमाम साहित्य अकादमी से लेकर ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में आपने विवाद देखे सुने हैं। मैं किसी का पक्षधर यहां नहीं हूं, पर कहना सिर्फ इतना है कि चयन करते हुए अपनी तार्किक निरंतरता को जरूर देखना चाहिए। एक बात मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आज अगर मैंने कोई निर्णय लिया तो मुझे आज निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अतीत में मैंने कभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था। यह स्वतंत्र निर्णय भी हो सकता है, लेकिन खुद को ये जस्टिफाई करना है, खुद को ये देखना है कि हमारे शब्द और कर्म में क्या संबंध है। हमने जो एक निरंतरता बनाई है, उस निरंतरता में ये कहाँ खड़े है? क्या सिर्फ किसी सत्ता को, किसी राजनीति को एड्रेस करने के लिए वो निर्णय लिया गया है? तो गलत है। देखिए, साहित्य में राजनीति और राजनीति के लिए साहित्य, इन दोनों में अंतर है। साहित्य में राजनीति आएगी, इसको आप हटा नहीं सकते, और कोई नहीं हटा सकता चाह कर भी। साहित्य में विचारधारा का भी आगमन होगा समाज, लेकिन आप उसी को टारगेट बना लेंगे जब, तो उसके लिए साहित्य की एक अपनी दुनिया है, उसकी एक अपनी गति है, उस दुनिया में उस गति में वो चलती है। अब एक बड़ा मजेदार मसला है वो धर्म के संदर्भ में, थोड़ा पुराना है पर आपको मैं सुनाऊं कि पंत जी ने ताजमहल के सौंदर्य को लेकर, एस्थेटिक्स को लेकर कविता लिखी थी, और उसके बाद साहिर लुधियानवी ने एक बहुत मशहूर नज्म लिखी कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो फिराक साहब ने साहिर जी के इस लिखने पर थोड़ा आनंद लिया, चुटकी ली, और चुटकी लेते हुए कहा फिराक साहब ने कि साहिर बड़ी अच्छी नज्म लिखी है तुमने, लेकिन यार
शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल ही तो नहीं बनाया, कुछ बात जामा मस्जिद पर भी कह देते, दो चार पंक्ति उस पर भी कह देते। तो उन्होंने कहा कि आप कह दीजिए। उन्होंने बोला कि लो शुरू मैं कर देता हूं, खत्म तुम करो। तो उन्होंने 3 लाइन लिख दी कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की इबादत का उड़ाया है मजाक, मेरे अल्लाह कहीं और मिला कर मुझसे। अब आगे की जिम्मेदारी शाहिर पर डाल दी। अब इस पूरे वाकये को आप देखिए, तो आपको समझ में बात आ जाएगी पूरे के पूरे धर्म की। जो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चयन का मामला विचारधारा का भी मामला है, चयन का मामला सौंदर्य शास्त्र का भी मामला है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र, विचारधारा, इन सारी चीजों को देखते हुए, समझते हुए एक लेखक को सबसे ऊपर जहां खड़ा होना चाहिए वो उसकी संवेदनशीलता है, वो उसकी मानवीयता है, और साहित्य की अपनी साहित्यिकता को भी अंततः इस पूंजीवादी जमाने में बचाए रखना कहीं न कहीं साहित्यकार की जिम्मेदारी है। उसके पास ऑप्शन है, वो जीने के लिए लिखता है या लिखने के लिए जीता है। अब अगर आपने जीने के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया तो एकदम आप अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे, और लिखने के लिए जीते हैं तो अलग तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो और इन सारी बातों पर जे मुक्तिबोध का एक वक्तव्य है कि वो कहते हैं कि दरअसल साहित्य की साहित्यिकता तो है ही, कहते हैं कि ये जो स्वायत्तता साहित्य को हासिल है वो सापेक्ष स्वायत्तता है। टर्म बोलते हैं सापेक्ष स्वायत्तता। वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको जो मर्जी आए वो कीजिए। आप इस दुनिया के मालिक नहीं हैं कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी लिखेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। तो आपको वो स्वायत्तता हासिल है, लेकिन सापेक्षिक रूप से, वो रिलेटिव है, उसकी एक सीमा है। और मार्क्स की का एक कोटेशन है जो अलग संदर्भ में उन्होंने दिया था, कोटेशन नहीं बोल रहा हूं, एक प्रतीक का उल्लेख, एक बिंब का सहारा लेते हैं साहित्य और कला को डिफाइन करने के लिए, और उसमें पतंग है, आसमान है, हवा है और डोरी है, धागा है। मार्क्स कहते हैं कि कोई पतंग कितनी दूर तक जाएगी ये धागा की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन हवा में वो कैसी कैसी कलाबाजियां करेगा, क्या करतब दिखाएगा, वो वहां पर हवा का दबाव, हवा का रूप, उसकी गति वो निर्धारित करेगी। अब आप हवा को डिकोड कीजिए, पतंग को डिकोड कीजिए, धागे को डिकोड कीजिए, और ये भी देखिए कि पतंग अगर धागे से टूट जाए तो उसकी क्या सार्थकता है। तो मसला लोक में जिंदा रहने का भी है। कबीर क्यों जिंदा हैं, तुलसी आज भी क्यों जिंदा है? क्या आलोचकों ने जिंदा रखा है? क्या विचारधारा ने जिंदा रखा है? धर्म ने जिंदा रखा है? तुलसी ने राम का स्वरूप जो गढ़ा वो आज भी है। कबीर गरीब गुरुओं के बीच भी आज जिंदा है, मारे नहीं मरे। शुक्ली जैसे जैसे लोग साहित्यकार मानने से उन्होंने खारिज कर दिया, तो भी आज हैं और पूरी हैसियत के साथ हैं। विद्यापति जिंदा हैं, विद्यापति किसी आलोचक के कारण जिंदा नहीं है। मैं यही नहीं कह, आप जितने उदाहरण हैं तो सबसे बड़ा आलोचक लोक होता है। लोक की छलनी जो होती है ना, उससे प्रबल कोई छलनी नहीं होती है, और उससे छन कर जो हमारे सामने आता है वो काल के साथ, काल की गति पर बढ़ते हुए, उतरते हुए, काटते हुए, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और अंत में बस यही मैं कहूँगा कि साहित्य की स्वायत्तता सापेक्ष है, और इस सापेक्ष स्वायत्तता को बरकरार रखना
समाज की भी जिम्मेदारी है, लेखक की भी जिम्मेदारी है। आप इसको प्रतीकों और बिंब के मामले उदाहरण से समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर इतना बातचीत करना काफ़ी है। समय भी 3:40 हो चुके हैं और मुझे आदेश हुआ था, हुक्म हुआ था भाई आलोक जी का कि आधे घंटे कम से कम प्रश्न उत्तर के लिए भी जरूर हो। तो अब आप सबके हवाले है, आप प्रश्न उत्तर के लिए लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं नींद आई या नहीं आई, पर दोपहर के भोजन के इस सत्र में आपने साथ निभाया, इसके लिए आभार और धन्यवाद। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। बस हमें लग रहा था कि आपको शायद गले में आज थोड़ी सी तकलीफ है और इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से शायद इतने स्वस्थ नहीं हैं, मगर फिर भी आप आकर हमें आज इतना सुंदर एक लेक्चर दिया। आपने जिन जिन बिंदुओं पर हमारा मार्गदर्शन कराया है, मैं अपने प्रतिभागियों को एक बार समराइज कर दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे नेटवर्क की भी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आवाज आ रही है, कुछ लोगों के पास आवाज नहीं पहुंच रही थी। सर, आपने जिस सूक्ष्मता से, जिस सुंदरता से साहित्य की स्वायत्तता पर विचार किया है, आपने हर एक बिंदुओं को इतने खूबसूरत तरीके से पिरोया है। आपने शुरू किया था दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से दृष्टि तक हमें आपने जो है एक जर्नी आपने कराई। आपने शुद्ध कविता पर बात करी, बिंब और प्रतीकों पर आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया, साहित्य की साहित्यिकता पर आपने विचार किया, और आपने ये सिखाया हमें कि एक साहित्यकार का संवेदनशील होना कितना जरूरी है। फिर आपने साहित्य के लोकतंत्र पर विचार किया, स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता और निरंतरता, ये आपने हमें बहुत बहुत बढ़िया आपने मार्गदर्शन दिया। और ये भी आपने बताया कि साहित्य में राजनीति हो सकती है, क्योंकि साहित्य की अपनी दुनिया है। फिर सौंदर्य शास्त्र की समझ से आप वहां से हमें मानवीयता की ओर ले चले, और फिर अंततः आपने हमें समझाया कि हर साहित्यकार की अपनी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति और अपने साहित्य के प्रति। इसीलिए सापेक्ष स्वायत्तता पर हमें बने रहना चाहिए। हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ एक जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए, और हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य की जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं, उसमें सापेक्षता भी बिल्कुल हो। तो आपने जिस खूबसूरती के साथ इतनी सुंदर सुंदर कोट्स हमारे सामने रखे हैं, मैं मानती हूँ, या मैं अपने सारे प्रतिभागियों की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ सर। और यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, और उसके पहले गरिमा जी, क्या आप कुछ बेहतरीन जो हमारे लोगों ने, हमारे प्रतिभागियों ने जो चैट बॉक्स पर कमेंट दिए हैं, क्या आप एक दो पढ़ना चाहेंगे गरिमा जी? बड़े सुंदर सुंदर कमेंट्स आए हैं हाँ सर सर, आपके बारे पहले में। तो कह रहे कदापि नींद नहीं आई, जो आपने कहा नींद आई, तो खाने के बाद सर सुनने का मजा और होता है, केवल नींद ही उसका एक माध्यम नहीं होता है। और बहुत ही ज्ञानवर्धक सार्थक व्याख्यान, वेरी नॉलेजेबल सेशन, ये सारे सब कमेंट हैं। तो सर ये बात अपने आप में आ रही कि स्वायत्तता इस व्याख्यान की भी अपने आप में निश्चित हो गई। बिल्कुल। धन्यवाद गरिमा जी। अब सर यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे प्रतिभागी चंदन कुमार जी, डॉक्टर चंदन कुमार हैं। सर, इनका प्रश्न है कि पुरस्कार वापस देना क्या बौद्धिक दरिद्रता का परिचायक नहीं है? क्या ये विशुद्ध रूप से राजनीति नहीं है? सर, इस पर आपका क्या कहना है? ये इस पर तो बात तो हो चुकी है। अब चूंकि ये इतना कैची टॉपिक है कि ध्यान आकर्षित करता है। देखिए, पुरस्कार वापसी राजनीति है या नहीं है, ये कहना, इस पर मैं कोई निर्णय अभी नहीं देना चाहता। लेकिन इस देश में रहने वाले हर किसी व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, और ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो आप उसको उसके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तो चाहे लेखक भी है,
वो एक नागरिक भी है। तो एक नागरिक के रूप में उसको राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन अपने पूरे साहित्य को दांव पर लगाकर वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने राजनीति के लिए पूरे साहित्य को दांव पर लगा दिया। तो मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति तो आप कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज करने के लायक है, आलोचना करने के लायक है। लेकिन ये कहना कि पुरस्कार कोई वापस ना करे, समय समय पर लोग आज से नहीं और वैश्विक स्तर पर पुरस्कार वापस करते रहे हैं विरोध प्रकट करने के लिए, और किसी को लगता है कि मानवीयता के खिलाफ कोई घटना हुई है और उसके विरोध स्वरूप वो इस पुरस्कार को वापस करते हैं, तो ये जेन्युइन और मानवीय होगा। और सिर्फ साहित्यकार ही पुरस्कार वापस नहीं करते, आपने क्रिकेटरों को भी देखा होगा और भी क्षेत्र के लोगों को देखा होगा। भारत रत्न और जो पद्मश्री दिए जाते हैं वहां पर भी आपने लोगों को देखा सुना होगा। तो विरोध करने के तरह तरह के तरीके हैं, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसी में से एक अधिकार यह भी है। तो पुरस्कार वापसी का अधिकार सारे लेखकों के पास है। अब देखना यह है कि वो शुद्ध राजनीति के लिए कर रहे हैं या सचमुच मानवीयता के पक्ष में वो खड़े हैं जेन्युइनली। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दो प्रतिभागी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया था, राजेश राव जी और डॉक्टर नीरज गोयल जी। सर, हमने आपको पैनलिस्ट बनाया है, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। राजेश जी। नीलकंठ जी नमस्कार, मैं राजेश राव, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। पहचान रहा हूं आपको जी। एक मेरी जिज्ञासा है, आपको साधुवाद एक सार्वजनिक व्याख्यान के लिए। जी। आज के दौर में जब पाठक की स्वायत्तता है और वह पाठ को अपने तई निर्धारित करता है, अपने तई वह व्याख्यायित भी करता है, रामचरितमानस से लेकर और अभी तक के सारे प्रतिमान लगभग वह नकार रहा है, चाहे वह दलित हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे दूसरे अन्य लोग। तो आलोचक की भूमिका आप क्या है? मतलब आलोचक को अगर पाठक से इतर रखा जाए और पाठ का व्याख्याता उसको माना जाए, तो क्या आलोचक की जरूरत है आज? जी, मैं एक सहज जिज्ञासा है मेरी, और मैं आपको जानता हूं तो इसलिए। जी। अभी कुछ दिनों पहले कुंवर नारायण जी के घर गया था एक इंटरव्यू के सिलसिले में। जी। अब तो गुजर गए बेचारे, तो हो गए 7-8 वर्ष। जी। तो कुंवर नारायण जी ने लिखा भी था और कहा भी कि अब के आलोचकों से मैं कोई चुनौती महसूस नहीं करता। जी। कोई रचनात्मक ऊर्जा वो पैदा नहीं करते जो मैं उनको केयर करूं, आलोचकों को। और रचनाकारों और आलोचकों के बीच ये तल्खी कई दफा देखने को मिली। नामवर जी को लेकर भी बहुत सारे लोगों में धारणाएं तरह तरह की थी, और ऐसा लगता है कई बार कि ये मठाधीशी का काम हो रहा है या उतारने और चढ़ाने का काम हो रहा है। हालांकि उस समय उस आलोचक को लगता है, लेकिन किसी आलोचक के बस की ये बात नहीं होती है राजेश जी कि किसी लेखक को बना दे और बिगाड़ दे। वो बनता, ये निरा कंफ्यूजन है, बनता बिगड़ता है अपने स्ट्रेंथ से। 5 साल 10 साल 20 साल के लिए तो आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको याद होगा कि एक कहानीकार हैं संजय, और नामवर जी ने उस जमाने में कहा कि भाई कहानीकारों के युवराज हैं संजय। संभवतः भगदत्त का हाथी और कामरेड का कोट, 2 कहानियां उनकी आई थी जब, तो नामवर जी ने ये अपना बयान दिया था। तो इस तरह के बयान आते रहते हैं जिसमें आप स्टारडम और हीरोडम की तरह, मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई स्टार आप तैयार कर रहे हो, आप लोगों को उठाते हैं, उनके बारे में वक्तव्य देते हैं। लेकिन आलोचक का जो मूल कार्य है कि रचनाकार भी बहुपठित होता है,
लेकिन आलोचकों से उम्मीद की जाती है कि वो सचमुच बहुपठित हो और सारे संदर्भों को जानता समझता हो, और उन संदर्भों को समझते हुए वो पहले तो उस रचना को एक पाठक की तरह देखे। आलोचक कोई ऊपर से टपका हुआ व्यक्ति नहीं होता है कि वो और बाद के दिनों में तो खुद नामवर जी कहने लग गए थे कि भाई सबसे पहले एक सहृदय पाठक बनो, और सहृदय पाठक ही सच्चा आलोचक भी हो सकता है। तो आप पाठक की भूमिका से आलोचक की भूमिका की ओर अग्रसर होते हैं। आलोचक का ईगो लेकर, आलोचक का मानदंड लेकर अगर आप हमेशा रचनाकार को कसने के लिए तैयार रखेंगे तो आप समझिए जैसे हमने एक खांचा बनाया, अब जो व्यक्ति इस खांचे में फिट बैठ रहा है वो तो आपके लिए ठीक है, जो आपके खांचे से बाहर हो गया या तो आप उसको काट के उस खांचे में बिठा देंगे, लहूलुहान कर देंगे, या आपके खांचे से बाहर है तो आप कहेंगे कि ये तो इस क्षेत्र का व्यक्ति ही नहीं है शुक्ल जी की तरह। तो आलोचक की भूमिका अवश्य है, क्योंकि आलोचक जो डिस्कोर्स पैदा करते हैं उस डिस्कोर्स की वजह से कई बार दिशा मिलती है। और आलोचक सिर्फ साहित्यिक आलोचक ही नहीं होते हैं, वो संस्कृति की भी आलोचना करते हैं, वो समग्र दृष्टि से चीजों को देखते हैं। तो मैं तो कई बार ऐसा देखा हूं, मंगलेश जी अब गुजर गए, मंगलेश जी को श्रद्धांजलि, लेकिन अपनी ही कविताओं के बहुत बेहतर पाठक वो नहीं थे, अच्छी कविता नहीं पढ़ते थे, जैसे संगतकार उनकी कविता थी, उनसे बेहतर कई और लोग उनकी ही कविता को उनके सामने पढ़ते थे। और हमारे कार्यक्रम में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा भी, नीलकंठ जी किसी और से पढ़वा लीजिए क्योंकि मैं अपनी कविता उतनी अच्छी नहीं पढ़ता। तो आप ये समझिए कि एक साहित्यकार की अपनी सीमा होती है, वो लिख देता है और लिखकर मुक्त हो जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। और आज के जमाने में जब पाठक अपने अपने हिसाब से देख रहा है तो आलोचक की जरूरत क्या है, लेकिन उन चीजों को डिकोड करना, उन चीजों को विस्तार देना और भविष्य के लिए जो नए लेखक हैं या वही लेखक हैं उनके लिए एक आधार तैयार करना, ये आलोचकों का काम है। और यही नहीं, कई बार तो जब लेखक कहता है कि मैं अलक्षित रह गया हूं, तो कई कारणों से अलक्षित होते हैं कई बार, तो अलक्षित को लक्षित करने में भी आलोचक की भूमिका होती है। आज के जमाने में कम जरूर हो गई है, लेकिन आलोचकों की उतनी ही जरूरत है। देखिए, आलोचना को भी आप पहले रचना मानने को तैयार हुई। दिक्कत यह है कि आप रचनाकार को सिर्फ रचना मान रहे हैं। कई आलोचकों की लिखी हुई रचनाएं मूल रचना की तरह है, तो इसलिए उनकी भूमिका अवश्य है। तो उनकी भूमिका से मैं तो इनकार नहीं करता, नहीं तो हमारी आपकी ही क्या जरूरत है। सब स्टूडेंट अपनी अपना टेक्स्ट पढ़ें, क्या शिक्षकों को पढ़ाने की जरूरत है, क्या आलोचकों को विमर्श की आवश्यकता है। तो विमर्श गति देने का एक तरीका है, तो विमर्श होते रहना चाहिए चाहे जिस रूप में भी हो। शुक्रिया 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 नीलकंठ जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। नीरज जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। नीरज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। नीरज जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? नहीं सर, शायद सर आपने कुसुमलता जी को जोड़ा। अच्छा, हमारी नेक्स्ट अगली गेस्ट। जी नहीं, हो सकता है नीरज से गलती से हो गया हो। जी वही बॉक्स में उन्होंने लिखा हो तो चैट बॉक्स देख सकते हैं। और डॉक्टर बाबूगिरी जी ने एक वो लिखा है, सर के लिए अपनी बात लिखी है और हमेशा बहुत सुंदर शब्दों का चयन करते हैं। आदरणीय नीलकंठ कुमार जी, आज का विषय साहित्य और साहित्यकार के प्रति एक आह्वान करने वाला विषय है। मानवीयता, संवेदनशीलता, साहित्यिकता, सापेक्षता, यह महत्वपूर्ण बिंदु रहे। मुझे लगता है कि उक्त प्रतिबद्धता के साथ पाठक की अपनी प्रतिबद्धता भी है, तभी जाकर साहित्य की स्वायत्तता सापेक्ष रहेगी। बाबूगिरी जी ने ये अपनी बात रखी है। सर नीलकंठ जी, एक सवाल है संजय पाटिल जी का। संजय पाटिल जी ये पूछना चाह रहे हैं कि सर आपकी दृष्टि में
लिखने के लिए जीना और जीने के लिए लिखना में कौन सा अधिक सही है? तो महाराष्ट्र से हैं संजय पाटिल जी। देखिए, बाजार के जमाने में तो आप देख रहे हैं कि कैसी रचनाएं सामने आ रही हैं। लपरेक जैसी रचना जो है इतनी पॉपुलर हो जाती है और हजारों में बिकती है, और हमारे अखिलेश जैसे रचनाकार की कॉपी 1000 तक बिकने में दिक्कत हो जाती है ना। मार्केटिंग प्रबल हो गया है। अब अगर आप सरेंडर कर देंगे, देखिए हर जगह सेल्फ का बड़ा महत्व होता है। आप समझिए कि अगर आप सेल्फ को बचाते हैं तो आपको बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। साहित्यकार अगर अपनी समझ के हिसाब से, जिस समझ से वो दुनिया को देखता है, उसको नहीं बचाता है और सरेंडर कर देता है, तो उसकी समझ और उसके लेखन में फांक आ जाता है, डिफरेंस आता है। पंत जी को लीजिए, सुमित्रानंदन पंत, कितने दर्शन बदले। उनके बारे में शुक्ल जी ने मजाक करते हुए, व्यंग करते हुए लिखा है कि पंत की प्रतिभा कालानुसारिणी थी, जैसा काल होता था उस हिसाब से उनकी प्रतिभा बदल जाती थी। तो अब पंत जी जहां मार्क्सवादी कविताएं लिख रहे हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर लिख रहे हैं, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर लिख रहे हैं, आप उनकी कविताएं वहां देखिए। और उनकी जो प्रथम रश्मि का आना, या वैसी कविताएं पर्वत प्रदेश में पावस, या और भी इस तरह की जितनी कविताएं हैं, आप उनको देखिए, आपको अंतर पता लग जाएगा कि जहां उनका मन है वहां से लिखी गई कविता, जिसको आप काव्यानुभूति कहते हैं, जिसको आप प्रामाणिकता, जिसकी जीवन के अनुभवों से सनी हुई कविता कहते हैं, जिससे आप गुजरे हैं। तो जब आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी समझ, आपके शब्दों को सप्लीमेंट करते हैं, पूरित करते हैं, तो आपकी रचना प्रबल होती है, क्योंकि वहां अभिव्यक्ति की सच्चाई है, या सच्चाई भी नहीं कहूंगा मैं, जेन्युइनिटी है, इसलिए उसमें एक फोर्स है। और जहां पर आप सरेंडर कर देते हैं, सेल्फ को खो देते हैं और बाजार की मांग से लिखने लगते हैं, कहने का मतलब ये है कि जीने के लिए लिखने लगते हैं। यह जरूरी है। देखिए, मार्क्स ने खुद भी कहा है कि कोई भी लेखक लिखे, इससे पहले जरूरी है कि वह जिए। जिएगा नहीं तो लिखेगा क्या? तो जीने भर को तो ठीक है, लेकिन जब आप लाभ अर्जित करने के लिए, जब आप सिर्फ जीने के लिए लिखने लगते हैं, अपनी सारी चीजों की कुर्बानी देकर, तो आपका सेल्फ खत्म हो जाता है, आपकी रचनात्मकता जाती रहती है, आपकी रचना, आपकी समझ में फांक आता है, आप कमजोर, कभी कमजोर लेखक बनते हैं। और इसके इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम आप सब देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये आप खुद समझ लीजिए कि भाई जीने के लिए लिखना चाहिए, लिखने के लिए जीना चाहिए। रचनाकार बने रहना है तो लिखने के लिए जी, नहीं बने रहना है, पूंजीपति बनना है, तो फिर तो पब्लिकेशन हाउस खोलिए और लिखिए। आप प्रेम कहानी लिखिए, कुछ इसकिया चीजें लिखिए, बहुत सारी चीजें लिखने को हैं। कुछ विवादास्पद चीजों पर कलम चलाइए और लाखों प्रति बिकवाइए। नहीं तो दोनों में सामंजस्य बना के रखिए, क्या नीलकंठ भाई? इश्क में शहर होना या शहर में इश्क होना दो अलग अलग बातें हैं। रवीश जी लिखेंगे शहर में इश्क होना। नहीं, बहुत बढ़िया। और मूलतः नीलकंठ जी का यही कहना था कि सामंजस्य बहुत जरूरी है, अपनी लेखनी में भी, जीवन में भी। और जिस तरीके से नीलकंठ भाई आपने अपनी बात, सॉरी नीलकंठ भाई कह रहा हूँ, नीलकंठ जी आपने बात रखी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और अभी गरिमा जी बता रही थी कि स्वायत्ता की बात, और अभी एक पार्टिसिपेंट ने लिखा था कि आपने रुचि पैदा कर दी, और वास्तव में आपने रुचि पैदा कर दी। और इससे ज्यादा और गौरवान्वित क्या हो सकता है आदमी कि एक दोस्त जब इतना बढ़िया बोले और उसको सुनकर सच में हृदय गदगद हो जाए, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं भी निरंतर आपके इस व्याख्यान को सुन रहा था, वैसे मैंने आपको पहले भी सुना है, लेकिन वहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक नया
मैं बता दूं कोयल मैम, मैंने जब नीलकंठ जी को फोन किया तो मैंने कहा कि टॉपिक आप दे दीजिए, तो इन्होंने टॉपिक इनका बनाया हुआ था, इसमें मेरा कुछ नहीं था। आज के दोनों हमारे जो, अभी तक तो हम टॉपिक देते थे, आज के हमारे दोनों जो वक्ता हैं, एक तो मेरी टीचर है, इसके बाद कुसुमलता मैम बोलेंगी, मेरी टीचर है, तो उन दोनों ने टॉपिक अपना खुद चुना कि आलोक मैं ऐसे बोलूंगी या बोलूंगा नीलकंठ भाई। मुझे लगा कि ये टॉपिक आपका जो आपने शीर्षक चुना वही अपने आप में एक विशाल फलक को लेकर बहुत नया है, बहुत नया है था, सर, हमें बहुत फलक कुछ था, सीखने को मिला। और सीख तो हम रहे ही हैं, बिल्कुल। आप निरंतर प्रगति करते रहें, क्योंकि सवाल बढ़ते जाएंगे और सवाल की कोई सीमा नहीं होती। और वैसे भी मनुष्य जो होता है जिज्ञासु प्राणी होता है, जिज्ञासाएं उसकी असीमित होती हैं, तो उसी में से जो मूल प्रश्न था वो मैंने ले लिया था। आपका बहुत कोयल जी आप धन्यवाद ज्ञापन करें। और जी सर जी। फिर कुसुम मैम जुड़ी हुई हैं जी। जी सर। नीलकंठ जी, पूरे एफटीपी टीम और हमारे समस्त प्रतिभागियों की तरफ से औपचारिक रूप से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ सर, क्योंकि आपने जिस दृष्टिकोण से शुरू करके जिस दृष्टि का हमें दिया है, आपने जो आज हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, मेरे ख्याल से हम इसे आजीवन अपने साथ रखेंगे और जब भी साहित्य की रचना करेंगे इस सापेक्षता पर जरूर ध्यान रखेंगे। तो मैं जानती हूँ कि हमारे ऐसे कई प्रतिभागी हैं जो लिखते भी होंगे, हम निरंतर लिखते चले जाते हैं, मगर आपकी बातों ने शायद आज हमारा एक दृष्टिकोण ही बदल दिया है। आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। आप बात करते हुए भी लगातार आपको